आपसे बोला गया ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है क्या? हाँ बोलो सर इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है, एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेते हैं। तो जैसे ही आप एक दूसरे के ऊपर रख के देखोगे तो आप ये बोलोगे कि ये दोनों त्रिभुज जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक रहे हैं, यानी कि ये कैसे त्रिभुज है? सर्वांग सम त्रिभुज है। सिंपल सी बात है। ये मेरे पास में मेरे दो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं। इन पासपोर्ट साइज फोटोज के बारे में आप क्या देखोगे, जब मैं एक दूसरे के ऊपर इनको रखता हूँ तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये दोनों फोटोज जो हैं एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है। ठीक बात है ना? इसी तरह से मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मेरे पास में ये दो 10 रुपए के नोट हैं, ठीक है? तो ये दो 10 रुपए के नोट के बारे में आप क्या कहोगे कि ये दोनों भी जो है एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं और कुछ इस तरह से ढकते हैं कि भाई आप पीछे वाला नोट देख पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज क्लास 9 का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 7 बोले तो त्रिभुज। और चलिए उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे कि भाई इस चैप्टर में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने पास में रहता है और आपको मजा आएगा समझने में, ठीक है? और इस चैप्टर का बहुत ही इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट अपने पास में नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सीखिए और आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है? और बाकी अपन सिखाएंगे ना अच्छे से, टेंशन क्यों लेते हो। सबसे पहले ये देखो, इस प्रश्नावली में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली जो पहली रहेगी उसमें अपन परिचय देखेंगे, साथ ही साथ त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें अपन SAS और ASA दो कसौटियां पढ़ लेंगे। फिर प्रश्नावली 7.2 में त्रिभुज के कुछ गुण हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली तीसरी जो होने वाली है 7.3 त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां SSS तथा RHS पढ़ेंगे। और आखिर में जो आखिरी प्रश्नावली रहने वाली है उसमें एक त्रिभुज में असमीकाएं जो होती है वो अपन पढ़ने वाले हैं। मोटा ये कि अपन को इस चैप्टर में 4 सर्वांग समता कसौटियां पढ़नी है, 2 गुण पढ़ने हैं और असमीकाएं के बारे में पढ़ना है। इतना सा ही ये चैप्टर अपने पास में रहने वाला है और कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है? अब जैसे चैप्टर का नाम जो है अपने पास में त्रिभुज है, तो सबसे पहले अपन उस त्रिभुज के बारे में जानेंगे, ठीक है? अब आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आप सीख लीजिए। सबसे पहले परिचय SAS के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.1 की उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को भी हम हल कर लेंगे और उसको सीख जाएंगे। बहुत ईजी रहने वाला है, साथ में बने रहिएगा, ठीक है? अब सबसे पहले अपन जानते हैं बच्चों कि आखिर त्रिभुज अपने पास में क्या होता है, ठीक है? मान लीजिए अपने पास में कुछ इस तरह से 3 रेखाएं हैं, ठीक बात है? अब वो 3 रेखाएं जो हैं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। देख लीजिए, ये मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 रेखाएं बना दी, एक ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। तो ये तीनों रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो मान लीजिए बिंदु A पे प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए बिंदु B पे प्रतिच्छेद करती है और मान लीजिए बिंदु C पे प्रतिच्छेद करती है। तो इन तीनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से जो अपने पास में प्राप्त आकृति है वो अपने पास में क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। तो ABC त्रिभुज मैंने आपके सामने ये रहा। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति जो है अपने पास में क्लोज्ड फिगर एक त्रिभुज कहलाती है, ठीक बात है? और एक त्रिभुज में क्या क्या होता है? एक त्रिभुज में बच्चों अगर अपन देखते हैं तो उसमें 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी, जरा अपन फिगर में आके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने पास में ये वाली भुजा है, कौन सी? AB, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया AB। इसके अलावा कौन सी भुजा अपने पास में? ये BC वाली जो भुजा है ना, ये हो जाती है अपने पास में BC, तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें तीसरी भुजा और होती है अपने पास में, कौन सी? जो कि ये है CA, ठीक है? तो इसके अंदर अपने पास में 3 भुजाएं होती हैं। इसके अंदर अपने पास में 3 कोण भी होते हैं। कौन कौन से हैं जरा यहाँ पे अपन देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अपने पास में एक कोण जो है ये वाला प्राप्त होता है, ठीक है? और ये अपने पास में पता है क्या कहलाता है? एंगल A, यानी कि कोण A। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कोण A। फिर अगला जो कोण अपने पास में है वो ये वाला है, तो क्या कहलाएगा अपने पास में? कोण B। अगला जो अपने पास में क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, यानी कि कोण C। तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। साथ ही साथ इस एक त्रिभुज के 3 शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष अपन किसको कहते हैं बच्चों? ये जो दो आपस में मिल रही है ना, ये रेखाएं दोनों आपस में जहाँ मिल रही है ना, वो शीर्ष कहलाता है। यहाँ पे ये जो दोनों रेखाखंड आपस में जहाँ मिल रहे हैं ना, वो शीर्ष कहलाता है। और ये दोनों रेखाखंड आपस में जहाँ पे मिल रहे हैं ना, वो शीर्ष कहलाता है। तो इसमें कुल मिला के 1 2 3 शीर्ष है। कौन कौन है अपने पास में? A है, B है और साथ में C है। ये 3 शीर्ष अपने पास में रहने वाले हैं, ठीक है? तो ये अपन ने त्रिभुज के बारे में जान लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन आगे बढ़ें उससे पहले आपको मैं कुछ चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये मेरे पास में मेरे 2 पासपोर्ट साइज फोटोज हैं। इन पासपोर्ट साइज फोटोज के बारे में आप क्या देखोगे, जब मैं एक दूसरे के ऊपर इनको रखता हूँ तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये दोनों फोटोज जो हैं एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है, ठीक बात है ना? इसी तरह से मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मेरे पास में ये 2 10 रुपए के नोट हैं, ठीक है? तो ये 2 10 रुपए के नोट के बारे में आप क्या कहोगे कि ये दोनों भी जो हैं एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं और कुछ इस तरह से ढकते हैं कि भाई आप पीछे वाला नोट देख पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, आप पीछे वाला नोट नहीं देख पाओगे। तो ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों? सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं।
और जो सर्वांग सम आकृतियां होती है ना, इनका आकार देखिए अपने पास में कैसा है, सेम होता है। देखो दोनों अपने पास में आयत के शेप के हैं और इनकी दोनों की जो लंबाई है, देखो ये वाली जो लंबाई है और इस वाले नोट की जो लंबाई है वो बराबर है। साथ में इस वाले नोट की जो अपने पास में चौड़ाई है और इस वाले नोट की जो चौड़ाई है वो भी अपने पास में बराबर है। तो ऐसी आकृतियां जो अपने पास में क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। ठीक बात। देखिए सर्वांग सम आकृतियां इंग्लिश में बोले तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सर्वांग सम का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर। ये नोट दोनों आपस में सभी प्रकार से बराबर है ना। अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप है। आकार भी अपने पास में समान होने चाहिए, दोनों अपने पास में आयत है और उनके आकार यानी कि लंबाई और चौड़ाई भी समान है। वे आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। तो ये मैंने आपके सामने उदाहरण रखे। अब एक और उदाहरण रखता हूं बच्चों, जरा यहाँ पे देखिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक 50 का नोट और एक 10 का नोट लेता हूँ, ये सर्वांग सम है क्या? तो सिंपल सी बात, आप इनको एक दूसरे के ऊपर रख के देख लो। तो आप जैसे इनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आप ये बोलोगे क्या ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक रही हैं क्या? नहीं। तो ऐसे में ये आकृतियां सर्वांग सम नहीं है। और सही बात भी है कि भाई इनका आकार तो मानना सेम है, दोनों आयत हैं, लेकिन इसकी लंबाई 10 वाले नोट की और 50 वाले नोट की लंबाई अलग अलग है। 50 वाले नोट की चौड़ाई और 10 वाले नोट की चौड़ाई भी अलग अलग है। तो समान माप भी होना चाहिए ना, तभी तो वो सर्वांग सम कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। ये बात अपने पास में रहती है। आगे भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके सामने देख रहे होंगे, आपके पास में ये 3 व्रत हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला व्रत और ये वाला व्रत जो है अपन क्या देख रहे हैं, सर्वांग सम है या नहीं चेक करेंगे। तो जैसे मैं इसके ऊपर रखूंगा तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये दोनों व्रत जो है एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। तो ऐसे में ये अपने पास में कैसे हैं, सर्वांग सम व्रत है। लेकिन जब मैं इस वाले व्रत को इस व्रत पे रखता हूं तो क्या ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं क्या? नहीं। देखो ना, अभी भी अपन को पीछे वाला व्रत दिख रहा है काफी सारा। तो ये दोनों व्रत जो है सर्वांग सम अपने पास में नहीं कहलाते। एक और उदाहरण ले लीजिए। ये दोनों अपने पास में जो चौकोर हैं, इनके बारे में आप क्या कहोगे, वर्ग हैं, कि भाई ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। तो ऐसे में ये भी अपने पास में क्या है, सर्वांग सम आकृतियां हैं। लेकिन जब इस वाले व्रत को आप इसके ऊपर रखते हो तो क्या ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक रहे हैं क्या? नहीं। तो यानी कि ये सर्वांग सम आकृतियां अपने पास में नहीं होती। ये बात मैं इनको समझानी थी। आए हुए समझ में आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा कि अपने जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, त्रिभुज। तो अपन जो है त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई त्रिभुज आपको दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि वो सर्वांग सम है या नहीं। इतनी सी बात है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपके पास में जो है ये 2 त्रिभुज आपको दे रखे हैं। ठीक है, आपसे बोला गया ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है क्या? हाँ बोलोगे सर इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेते हैं। तो जैसे ही आप एक दूसरे के ऊपर रख के देखोगे तो आप ये बोलोगे कि ये दोनों त्रिभुज जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक रहे हैं, यानी कि ये कैसे त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज है। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास में ये 2 त्रिभुज हैं, है ना। अब ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है या नहीं, कैसे चेक करोगे? आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, एक दूसरे के ऊपर रख के देख लो। तो ये लो भाई, मैंने रख के देख लिया और ये दोनों त्रिभुज जो हैं एक दूसरे को पूर्णतः ढक रहे हैं, यानी कि ये कैसे त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज है। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं। लेकिन एक और उदाहरण मैं आपके सामने लेता हूँ। अपने पास में मान लीजिए ये 2 त्रिभुज है, सर्वांग सम है क्या? आपके दिमाग में चमक गया होगा। आप जैसे बोलोगे सर एक दूसरे के ऊपर रखने की जरूरत तो नहीं, हमें वैसे ही दिख रहा है, पर फिर भी बच्चों में रख के दिखाता हूँ। तो जैसे आप रख के दिखाऊंगा तो आप ये बोलोगे सर ये एक दूसरे को जो है देखो पूर्णतः नहीं ढक रहे। तो ऐसे में ये सर्वांग सम त्रिभुज है क्या? नहीं, ये सर्वांग सम त्रिभुज नहीं है। इतनी सी बात जो है अपन को पढ़नी है। 2 त्रिभुज देंगे, सर्वांग सम है या नहीं, ये चीज आपको बतानी है। आए भी समझे होंगे। ठीक बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या करा है आपके सामने, ये जो 2 त्रिभुज थे ना, व्हाइट वाला ये रहा और येलो वाला ये रहा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे येलो कलर अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसको ऑरेंज कलर का दिखा दिया, पर आप इसको येलो वाला मानिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे या शायद नहीं देख पा रहे हो, ये वाली जो अपन ने शीर्ष है ना, इसका नामकरण मैंने क्या करा बच्चों, P करा है। ये वाला जो है अपने पास में Q है और ये वाला अपने पास में R है। तो मैंने फिगर पे भी वो बना दिया PQR। ठीक है, फिर आप इसके ऊपर देखिए, अपने पास में ये जो शीर्ष है ये A है, ये वाला शीर्ष जो है बच्चों अपने पास में B है और ये वाला शीर्ष अपने पास में क्या है, C। तो मैंने ये बना दिया A, B और C। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भाई ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांग सम है क्योंकि ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। ठीक बात। अब जरा बच्चों देखना, क्या मैं इस त्रिभुज को ऐसे रख दूं और आपके सामने ये वाला त्रिभुज ऐसे रखूं, अब ये सर्वांग सम है क्या?
आप बोलोगे सर एक दूसरे के ऊपर रख के देख लो, तो चलो मैं रख के देखता हूँ। तो जैसे ही मैं रख के देखता हूँ एक दूसरे के ऊपर, तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग नहीं है। देखो ना, ये बाहर निकल रहा है, और ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये थोड़ा सा छोटा है, इधर बड़ा है ये वाला, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग नहीं है फिर इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि त्रिभुज सर्वांग किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही होता है। और वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि भाई देखना, ये अपने पास में बिंदु P है, ये शीर्ष P है अपने पास में, और ये अपने पास में इसका शीर्ष A है। तो जब शीर्ष P और शीर्ष A एक दूसरे के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर बच्चों देखना, ये शीर्ष R है और ये शीर्ष C है, तो ये जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर ये शीर्ष Q और शीर्ष अपने पास में B, ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे तभी ये त्रिभुज जो है अपने पास में सर्वांग होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये चीज अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हो कि भाई शीर्ष A और शीर्ष P एक दूसरे के ऊपर आते हैं, है ना, सर्वांग सम है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं। शीर्ष B जो है शीर्ष Q के ऊपर आता है, ठीक बात है। तो ये मैंने दिखा दिया कि भाई B जो है सिर्फ Q पे आएगा, और शीर्ष C जो है वो किसके ऊपर आता है, शीर्ष R पर आता है। ये बात अपन कह देंगे। आई भी बात समझ में आओगा, ठीक है। अब ये चीज तो अपन समझ चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है, तो इसको दर्शाते कैसे हैं। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे, जैसे कोई चीज बराबर होती है तो हम उसके लिए क्या निशान लगाते हैं, ऐसे बराबर का निशान लगाते हैं। वैसे ही त्रिभुज ABC जो है अपने पास में, त्रिभुज, मैं एक सेकंड नामकरण कर लेता हूं यहाँ पे, देखिएगा। त्रिभुज ABC जो है अपने पास में वो, और त्रिभुज PQR जो अपने पास में वो क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम के लिए देखो निशान ऐसे बनाते हैं, एक बराबर का निशान लगा देना है, और उसके ऊपर ऐसे एक छोटा सा टेढ़ा सा, ऐसे थोड़ा सा कर्व वाला अपन को फिगर बना देना है। तो ये अपन को क्या दर्शा रहा है कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज PQR से। ये बात अपन कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई सर्वांग सम कैसे भी नहीं हो सकते, हमें पर्टिकुलर शीर्ष जो है उसके ऊपर ही आएगा तभी सर्वांग सम होगा, ये वाला शीर्ष इसके ऊपर आया तभी सर्वांग सम होगा। और साथ ही साथ बच्चों ये भी देखो कि भाई ये वाली जो भुजा है ना PR, और ये वाली भुजा AC, जब एक दूसरे के ऊपर आ रही है ना तभी ये सर्वांग सम है, अन्यथा नहीं है। अगर कोई और भुजा रखोगे तो ये बराबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि AC भुजा जो है वो PR के बराबर है, तो यहाँ पे आप ये भी लिखिए कि भाई AC भुजा जो है PR के बराबर है, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि ये जो BC भुजा है इसके ऊपर, ये किसके ऊपर आ रही है, QR के संगत है ये भुजा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई BC जो है वो किसके संगत है, QR के संगत है। और अगली चीज आप जो ऑब्जर्व करोगे वो ये कि भाई इसकी जो AB भुजा है वो इसकी PQ भुजा के संगत है, AB भुजा जो है वो इसकी PQ भुजा के संगत है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी, ठीक बात। फिर अगला आप यहाँ पे देखिए कि भाई इसका जो कोण P है और इसका जो कोण A है वो भी एक दूसरे के क्या है, संगत है। तो यहाँ पे अपन मैं ये भी लिखूंगा कि भाई कोण A जो है इसका वो कोण P के बराबर है। इस तरह से देखो ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर है, तभी तो काम बनेगा, अन्यथा काम कैसे बनेगा। जब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो आप क्या देख रहे हो, देखो इस तरह से, है ना। P और A पे जो कोण आ रहा है वो एक दूसरे के संगत है, Q पे और B पे जो कोण आएगा वो एक दूसरे के संगत है, R पे और C पे जो कोण आएगा अपने पास में वो भी बच्चों क्या है, एक दूसरे के संगत है। ये मैं कहना चाह रहा हूं, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। कोण B जो है, कोण अपने पास में B जो है वो इसके Q के संगत है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कोण B जो है वो Q के संगत है, यानी कि उसके ऊपर आएगा और वो आपस में बराबर भी है। और कोण C जो है वो कोण R के संगत है, कोण C जो है वो कोण R के संगत है। ये सारी बातें अपन कह सकते हैं। आई भी समझ में होगा। एक त्रिभुज में तीन ही बातें होती है, शीर्ष की, भुजा की और कोण की, तो वो हमने यहाँ पे कह दिया। आई भी समझ में आएगा, ठीक है। अब एक फाइनल बात मैं आपके सामने यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, और वो फाइनल बात ये कि भाई जब भी अपने पास में कोई दो त्रिभुज जो है आपके पास में कह दिया जाए कि वो एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जो संगत भाग है वो आपस में बराबर होंगे। संगत मतलब कि AB जो है वो किसके ऊपर आएगा, PQ पे। AB भुजा जो है वो PQ पर आएगी, है ना। AB भुजा जो है वो PQ पर आएगी, तो वो दोनों आपस में बराबर हैं। साथ में बच्चों यहाँ पे देखो BC जो है वो किसके संगत है, QR के। तो BC जो है वो बराबर है किसके, QR के। फिर अगला देखिए AC जो है वो किसके संगत है, PR के। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन AC जो है वो बराबर है PR के। फिर आप यहाँ पे ये चीज भी ऑब्जर्व करिए अपने पास में कि
ए पर स्थित जो कोण होगा बिंदु ए पर और बिंदु पी पर जो स्थित कोण होगा वो आपस में बराबर होंगे। बिंदु ए पर जो स्थित कोण है वो किसके संगत है, बिंदु पी के, तो वो आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज भी मैं कह दूंगा एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल पी के। फिर बिंदु बी पर जो स्थित कोण होगा और बिंदु क्यू पर जो स्थित कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। बिंदु बी और क्यू पर स्थित कोण आपस में बराबर है, तो ये चीज भी आप कह दोगे, ठीक है। और एक फाइनल बात मैं कहूंगा कि बिंदु सी पर जो स्थित कोण है वो बिंदु आर पर स्थित जो कोण है उसके संगत है, यानी कि वो बराबर है। तो बिंदु सी और आर वाला भी बराबर है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल आर के। और शीर्ष ए जो है वो किस पे आएगा, शीर्ष पी पे। इस तरह से अपन उसको दर्शाएंगे, शीर्ष ए जो है वो आएगा किस पे, पी पे। शीर्ष बी जो है वो किसके ऊपर आएगा, किसके संगत है, क्यू के। और शीर्ष सी जो है वो किसके संगत है अपने पास में, आर के। तो यानी कि नामकरण जैसे आप कर रहे हो, जिस हिसाब से आप लिख रहे हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब आपने इस तरह से नाम लिख दिया तो यहाँ से इसके जो संगत भाग है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उनके जो संगत भाग होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ से मैं ये चीज जताना चाह रहा हूँ, और हेडिंग भी यही लिखी है, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग जो है वो बराबर होते हैं। ठीक बात। इंग्लिश में अपन कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग संगत के लिए है, पार्ट मतलब कि भाग, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के बराबर होते हैं, ये बात अपन कह रहे हैं। ठीक है, इसको बच्चों अपन इंग्लिश में शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, देखना यहाँ पे सी, इसको अपन इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, देखना CPCT, इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, यही चीज को बताने के लिए अपन इंग्लिश में शॉर्ट में यूज कर लेते हैं क्या, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मैं एक सेकंड इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, CPCT, सी माने की करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत, पी माने पार्ट भाग, किसके, ऑफ, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम, ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज। तो संगत भाग जो होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के वो आपस में बराबर होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं क्या, CPCT। और अपन भी इसका प्रयोग करेंगे जहां पे अपन को जरूरत पड़ेगी शॉर्ट में लिखेंगे CPCT, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा बार बार थोड़ा लिखते रहेंगे। आईपी चीज समझ में आएगी। तो कोई भी दो त्रिभुज जो है अगर वो आपस में सर्वांग सम है तो उनके नामकरण पे खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नाम से ही आपको पता लग जाता है कि उसकी कौन सी भुजा किसके ऊपर आने वाली है, कौन सा कोण किसके बराबर होने वाला है, कौन सा शीर्ष किसके संगत होने वाला है, ये सारी बातें अपने पास में रहती है। आए भी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में जो सबसे पहले अपन को सर्वांग समता नियम पढ़ना है वो क्या है। अब बच्चों ये सर्वांग समता नियम कहने का अर्थ क्या है, इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपको दुनिया में कोई भी दो त्रिभुज दे दिए और पूछा कि भाई ये त्रिभुज जो है सर्वांग सम है या नहीं, कैसे बताओगे, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, आप क्या बोलोगे सर, उसके जैसे मान लीजिए ये हो सकता है ना कि भाई त्रिभुज को आपको दे दिया कि भाई उसका जो आधार है वो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लंबा दे दिया, कोई दूसरा त्रिभुज है उसका भी कुछ 4 सेंटीमीटर दे दिया, इसकी कोई भुजा आपको ऐसी दे दी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दे दी, और ये आपको भी 6 सेंटीमीटर दे दी। अब आपको बोला गया ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है या नहीं, बताइए कैसे बताओगे। आप बोलोगे सर हम ये त्रिभुज को बनाएंगे, उनको काटेंगे और फिर एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेंगे, अगर वो एक दूसरे को पूर्णतः ढक रहे हैं तब तो सर्वांग सम है, अन्यथा नहीं है। आप ये बताइए क्या ये तरीका बहुत लंबा नहीं है, बहुत टीडियस नहीं है क्या, है ना। और मैथमेटिक्स में अपन को ऐसे लंबी चीजें पसंद नहीं है, हमें क्या चाहिए, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल। आई भी बात समझ में आएगा, और लॉजिकल बात हमें चाहिए होती है। तो ऐसे में मैथमेटिशियंस ने क्या करा, एक कुछ रूल्स बनाए, 4 रूल्स बनाए, जिसमें से पहला रूल अपन पढ़ने वाले हैं। अगर वो रूल फॉलो हो जाता है तो हमें कुछ भी काटा पीटा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। अगर वो नियम को फॉलो नहीं करता तो हम कह देंगे कि वो दो त्रिभुज जो है सर्वांग सम नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है ना, और बहुत ही सिंपल सा स्टेप है वो कि भाई दो त्रिभुज सर्वांग सम है यानी ये चीज बताने के लिए। चलिए उस नियम को अपन समझते हैं सबसे पहले कि भाई मैथमेटिशियंस ने क्या नियम दिया। ठीक है, नियम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला जो नियम है अपने पास में वो क्या कहलाता है, SAS। ठीक है, SAS का फुल फॉर्म क्या होता है, एक सेकंड वो भी देख लेते हैं। S का मतलब होता है साइड, यानी कि इंग्लिश हिंदी में बोले तो भुजा। A का मतलब होता है एंगल, हिंदी में बोले तो कोण। और S का मतलब है साइड, हिंदी में बोले तो भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड, हिंदी में भुजा कोण भुजा, ये बात हो जाती है। ठीक है,
सर्वांग समता नियम ऐसे है, सर्वांग समता नियम किसका नियम है? सर्वांग सम होने का नियम, कि भाई कोई दो त्रिभुज जो है सर्वांग सम है या नहीं, उसके लिए नियम है, और उस नियम का नाम क्या है? SAS। ये नियम क्या कहता है? देखिए, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है, कोई भी दो त्रिभुज आपको दे दिए वो सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। ये बात कह रहा है। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास में दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, ठीक बात है। उसकी आपको दो भुजाएं दे रखी हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है, क्या क्या, कि भाई इसकी BC जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसकी जो QR भुजा है उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये वाली जो भुजा है AB इसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और ये वाली जो भुजा है PQ उसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो भुजाएं दे रखी हैं दोनों त्रिभुजों की, ठीक है, और इन दो भुजाओं के बीच में आपको कोण दे रखा है, और ये दे रखा है कि भाई ये वाला कोण जो आपके पास में मान लीजिए कितना है? 40 डिग्री है, और यहाँ पर भी ये वाला जो कोण है ये कितना है? 40 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, फिर से पढ़ते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे अगर यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच वाला कोण, देखो ना, ये दो भुजाएं और उनके बीच वाला कोण, ये दो भुजाएं और उनके बीच वाला कोण आपस में बराबर है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तब ये अपन क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है क्या है? सर्वांग सम है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर जब रखोगे आप असल लाइफ में काट के इनको, तो ये एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे। क्या बच्चों, फिर से देखना कि भाई दो त्रिभुज है, आपको उनकी कोई भी दो भुजाएं जो है आपस में बराबर दे दी, ये भी 4, ये भी 4, ये 6 सेंटीमीटर की, ये भी 6 सेंटीमीटर की, और उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण आपस में बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा कि ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है? सर्वांग सम है। किस नियम से? SAS से, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ लिखता हूं, आप देखिएगा। देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में सबसे पहली जानकारी अपने पास में क्या है बच्चों, कि भाई AB जो है अपने पास में इस त्रिभुज का, वो किसके बराबर है? इस त्रिभुज के PQ के बराबर है, ठीक बात है। फिर आप देख रहे हो इस त्रिभुज में अपने पास में जो कोण B है ABC में, वो इस त्रिभुज के कोण Q के बराबर है, दोनों 40 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी। अगला आप देखिए कि इस त्रिभुज का जो अपने पास में आधार है BC और इस त्रिभुज का जो अपने पास में ये वाली भुजा है QR, दोनों की लंबाई कितनी? 4, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक बात। तो आपके पास में दोनों त्रिभुज की दो दो भुजाएं बराबर है और उनके बीच वाले कोण आपस में बराबर है, तो ये मैंने ये चीज लिख दी। तो यहां से आप क्या बोलोगे? अतः त्रिभुज ABC जो है वो क्या है अपने पास में? सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज PQR के। और किस नियम से? देखो ना, भुजा बराबर है, उनके बीच वाला कोण बराबर है, और फिर भुजा बराबर है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, किस नियम से? SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। बस इतनी सी बात अपने पास में रहती है। आप असल जिंदगी में भी अगर ऐसे दो त्रिभुज बना के काटोगे ना, तो वो एक दूसरे को सर्वांग सम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। आए भी क्लियर है? ठीक है, इतनी सी बात अपने पास में। कोई भी दो त्रिभुज दे दे, उनकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और कोण उनके भुजाओं के बीच वाला बराबर है, तो आप क्या कहोगे? ये दोनों त्रिभुज के अपने पास में सर्वांग सम है, बात खत्म। इतना ही है। आए भी समझ में आएगा? सिंपल सी बात, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर बेस्ड उदाहरण 1 कर लेते हैं, जो कि अपने प्रश्न में प्रश्नावली 7.1 का है। वो क्या कहता है? आकृति 7.8 में ये है अपने पास में आकृति, ठीक है। क्या लिखा है इसके अंदर? OA जो है वो किसके बराबर है? OB के। तो देखो अपने पास में कौन सा? ये रहा OA। ये जो अपने पास में हिस्सा है ना OA, ये किसके बराबर है? यहाँ से लेके यहाँ तक OB के बराबर है ना। ये OA जो है OB के बराबर है, तो बराबर दिखाने के लिए अपन ऐसे डैश बना देते हैं कि भाई OA जो है OB के बराबर है, ऐसे अपन दिखा देते हैं। और OD जो है वो किसके बराबर है? OC के। तो यहाँ पे अपने पास में OD क्या है? ये देखिए, OD अपने पास में ये रहा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपने पास में OD है। और ये OD जो है किसके बराबर है? यहाँ से लेके यहाँ तक OC तक के बराबर है, ठीक बात है। और ये दोनों बराबर है, तो अपन यहाँ पे दो लाइन बना देते हैं, दो डैश बना देते हैं। इसका मतलब ये कि ये इसके बराबर है
और सिंगल सिंगल डैश का मतलब क्या है, ये इसके बराबर है। ठीक बात है। दर्शाइए कि त्रिभुज AOD जो है सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। कौन सा त्रिभुज बच्चों, देखना AOD, AOD यानी कि ये वाला जो त्रिभुज अपने पास में नीचे वाला, ये किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज BOC, इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये अपन को सिद्ध करना है। और दूसरा ये चीज सिद्ध करना है, वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपने पास में आप देख गए होंगे, ये अपने पास में कैसा क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, अगली चीज आप क्या लिखोगे कि भाई सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो ये चीज मैं लिख दूंगा, सिद्ध करना है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। सबसे पहले दिया क्या है अपने पास में, वो लिख लो कि भाई OA जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, OB के बराबर है। साथ ही साथ अपने पास में ये भी है कि भाई OD जो है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है अपने पास में, पहला वाला कि भाई त्रिभुज AOD जो है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BOC के, ये सिद्ध करना है। और दूसरी अपने पास में क्या है कि भाई AD जो है वो समांतर है BC के, ये अपन को सिद्ध करना है। देखते हैं अब अपन आगे क्या लिखेंगे फिर, उपपत्ति। तो मैंने यहाँ पे लिख लेना है उपपत्ति, ये बात अपने पास में हो जाती है। कैसे करेंगे, अभी अभी अपन ने क्या सीखा कि भाई कोई भी दो त्रिभुज आपके पास में दे दिए जाए और उन दो त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो और उनके बीच वाला कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, है ना। तो क्या पहले वाले हिस्से को सिद्ध करने के लिए मैंने जो अभी चीज बताई वो आप उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो चलो करते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं। अपन को त्रिभुज AOD और BOC को सिद्ध करना है ना कि भाई वो सर्वांग सम है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में, इन दोनों त्रिभुज में मैं देख रहा हूं। देखो सबसे पहले आप ये देखो, त्रिभुज AOD अपने पास में कौन सा है, AOD ये नीचे वाला है और BOC ये ऊपर वाला है। मैं ना इनके डायग्राम भी अलग अलग बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। तो मैं बनाता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने देखो बना लिए दोनों, ये ट्राइंगल AOD ये मैंने नीचे बना लिया, ट्राइंगल BOC ये जो ऊपर वाला था ना BOC मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है OB और OA जो है वो बराबर है, OC और OD जो है वो भी बराबर है। सिंपल सी बात है, दो त्रिभुज हैं और उनमें आपको दो दो भुजाएं बराबर दिख रही है तो उनका इस्तेमाल करो ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में। तो हमें यहाँ पे पता है कि भाई OA जो है, बच्चों ये चीज बताना, OA जो है अपने पास में इस त्रिभुज का OA वो किसके बराबर है, इस त्रिभुज के OB के बराबर है। देखो ना, OA इस त्रिभुज के OB के बराबर है। अपन ने को तो पता है, ये किस कैसे पता अपन को, क्वेश्चन ने अपन को दिया है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए दिया है। फिर अगली जानकारी देखिए कि भाई OD जो है वो किसके बराबर है, OC के। तो इस त्रिभुज का जो OD अपने पास में वो किसके बराबर है, OC के। इस त्रिभुज का OD किसके बराबर है, OC के। इसका भी कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है। ठीक बात है। अब हमें SAS का अगर इस्तेमाल करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पे SS दिख रही है, दो भुजाएं दिख रही है, बीच वाला कोण तो दिख ही नहीं रहा। तो वहां पे आप देखिए जरा, यहाँ पे गौर से देखना कि ये वाला जो त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में अपने पास में ये वाला जो कोण है इसके बारे में क्या कहोगे आप। ये वाला कोण है अपने पास में और ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो बच्चों आपस में बराबर होंगे। इसका कारण क्या हो जाता है, शीर्षोविमुख कोण। इनके अंदर ये कैसे दिखते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नामकरण जो है मैं क्या कर लेता हूँ अपने पास में, एंगल 1, और इसका नामकरण मैं कर लेता हूँ एंगल 2। इसमें कहाँ है, AOD में ये अपने पास में एंगल 1 है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया एंगल 1। और BOC में ये अपने पास में एंगल 2 है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आपस में बराबर है। कारण क्या उसका, शीर्षोविमुख कोण। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई इस त्रिभुज AOD का एंगल 1 इस त्रिभुज BOC के एंगल 2 के बराबर है। तो मैंने ये चीज लिख दी और इसका कारण आ जाएगा क्या, शीर्षोभिमुख कोण अपने पास में हो जाता है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि अपने पास में दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है। ये वाली और ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। तो दो त्रिभुज है, दोनों की दो भुजाएं आपस में बराबर है और उनके बीच वाला स्थित कोण
देखो दोनों भुजाओं के बीच वाला स्थित कोण आपस में बराबर है, तो ऐसे में ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो आप यहां पे लिखोगे क्या, अतः त्रिभुज AOD जो है अपने पास में वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BOC के। और इसके लिए जो अपने पास में नियम रहेगा वो क्या है, किसके द्वारा ये नियम है, साइड भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS नियम से मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या कह सकता हूं कि ये दोनों क्या है अपने पास में सर्वांग सम है। आया भी ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो अपन इसका सिद्ध कर सकते हैं, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ खास, ठीक है। तो ये बच्चों अपन ने क्या करा है, इसका पहला वाला पार्ट कर लिया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट जो अपने पास में ये कहता है कि AD और BC जो है ना, इनको हमें पैरेलल प्रूफ करना है ना, समान अपने पास में समांतर है, ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे बोला कि अपने पास में ये दोनों त्रिभुज जो हैं क्या हो चुके हैं, सर्वांग सम हो चुके हैं। तो जैसे आपके पास में कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके लिए आप क्या कह सकते हो, उनके लिए आप ये कह सकते हो कि भाई उसके जो संगत भाग होंगे वो आपस में बराबर होंगे, है ना। तो जरा मुझे एक चीज बताना कि भाई आपके पास में इस त्रिभुज AOD में D पर जो कोण स्थित है, कौन सा वाला, AOD में D पर जो कोण स्थित है यानी कि ये वाला, वो किसके बराबर होगा, ट्राइंगल BOC में C पर जो स्थित कोण है उसके, ट्राइंगल BOC में C पर जो स्थित है कोण उसके, ठीक है। इसका नामकरण मैं कर लेता हूं एंगल 3 और इसका नामकरण मैं क्या कर लेता हूं एंगल 4। तो ऐसे में आप क्या कहोगे, इसलिए उसी के आगे कंटिन्यू है, इसलिए इसका जो एंगल 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज के C पर स्थित कोण है, और C पर कौन सा अपने पास में कोण है, एंगल 4। इसका कारण क्या हो जाएगा, CPCT, संगत भाग जो है आपस में बराबर होते हैं दो सर्वांग सम त्रिभुजों के, ये बात मैंने कह दी। अब जरा असल फिगर में देखना एंगल 3 कहां पर है, देखो ADO, ये वाला अपने पास में बच्चों एंगल 3 है। एंगल 4 असल फिगर में कहां है, OCB, ये वाला अपने पास में एंगल 4 है ना। अब जरा गौर से देखना, यहां पे आप ये चीज ऑब्जर्व करिए कि भाई अपने पास में आपको दिख रहा होगा ये रेखाखंड है BC, उसके बीच में आपको ये दिख रहा है कि अपने पास में तिर्यक, ये तिर्यक अपने पास में हो गया CD, और ये अपने पास में क्या होगी, रेखा AD। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये अपने पास में सीधी रेखा है, ये अपने पास में सीधी रेखा है, और उनके बीच में ये तिर्यक रेखा है। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा अपने पास में, एकांतर अंत्य कोण होते हैं, है ना। और ये एकांतर अंत्य कोण आपस में क्या है, बराबर है, जो कि अपन ने सिद्ध कर दिया क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हुए। तो जब अपने पास में कोई दो रेखाएं होती हैं और उनके बीच में एक तिर्यक रेखा होती है और एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं, तो ऐसे में अपने पास में पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि दो एकांतर अंत्य कोण आपस में बराबर हो, तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं। यानी कि ये जो अपने पास में BC है ना, ये समांतर होगी किसके, BD के। BC जो है वो समांतर होगी किसके, AD के। और यही चीज अपन को सिद्ध करनी थी। देखो AD समांतर है BC के या BC समांतर है AD के, ये बात अपने पास में प्रूव करनी है, तो मैंने यहाँ पे कर दी। आई होप ये समझ में आएगा। और इसका जो कारण है बच्चों, वो अपन ने पिछले चैप्टर में सीखा था, चैप्टर 6 में, कि भाई एक तिर्यक रेखा है, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंत्य कोण बराबर है। अपन ने सिद्ध करा ना, एकांतर अंत्य कोण बराबर है, तो वो दोनों रेखाएं जो आपस में समांतर है, ये इतनी सी बात रहती है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आप देखिएगा। ये इस तरह से लिख देंगे, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंत्य कोण बराबर हो, तो वे रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ये बात अपन कह देंगे और इसको अपन सॉल्व कर देंगे। आई भी क्लियर है, ठीक है।
आगे बढ़ते अपन आते हैं प्रश्न उदाहरण 2 पे, जो कि क्या लिखा है, ए बी एक रेखाखंड है। इस क्वेश्चन का फिगर नहीं दे रखा तो अपन को बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड है, तो मान लीजिए अपने पास में मैं एक रेखाखंड बनाता हूँ कुछ इस तरह से, देखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक रेखाखंड बना लिया, ठीक है। इसको मोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपके पास में ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। रेखा एल जो है अपने पास में बच्चों, वो जरा ध्यान रखना क्या कह रहा है, लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से है वो, लंब समद्विभाजक का मतलब ये हो जाता है कि वो जो है ये लंब समद्विभाजक है, और इसको मैंने यहाँ पे मोटा भी कर लिया, ठीक है। और रेखाखंड अपने पास में क्या है, ए बी, तो ऐसे में ये हो जाएगा बिंदु ए, ये वाला बिंदु हो जाएगा अपने पास में बी, ये अपने पास में रेखा है एल जो कि लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब है लंब यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, इधर भी और इधर भी, और समद्विभाजक है यानी कि इस ए बी को वो दो बराबर हिस्सों में बांटती है। मान लीजिए बिंदु है ओ है, तो ये ए ओ और ये बी ओ ये आपस में बराबर है, ये चीज अपन कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है, अब इस एल रेखा पर कोई भी एक पी बिंदु हो सकता है, कहीं पे भी, यहाँ पे हो सकता है, 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 इस पे कहीं पे भी, तो दर्शाइए। तो कहाँ पे लें, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, बिंदु P जो है यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से, P जो है बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर बराबर दूरी पे स्थित है। कैसे, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई P और A आपस में इस तरह से, और P और B आपस में मैंने इस तरह से इनको जोड़ा, ठीक है। ये और इसको भी आप देखिएगा, तो ये जो अपने पास में AO और ये अपने पास में सॉरी बच्चों, ये जो अपने पास में AP है और ये जो अपने पास में BP है, P बिंदु जो है A और B से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये कि उनकी जो दूरी है उनसे वो बराबर है, यानी कि AP और BP आपस में बराबर, यही तो कहना चाह रहे हैं, है ना। और क्या कहेंगे यहाँ पे, है ना, इसी बात को अपन को सिद्ध करना है। तो मैं ये सारी बातें लिख लेता हूँ, दिया है, सिद्ध करना है, और फिर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया रेखाखंड ए बी, ये दिया हुआ है, एल लंब समद्विभाजक है। तो इससे अपन को क्या जानकारी मिली, इससे अपन को मिला कि ये दोनों कोण 90 डिग्री है, एंगल ए का एंगल 2 90 डिग्री है, और साथ में AO और BO जो है वो आपस में बराबर है। फिर सिद्ध क्या करना है कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, P जो है बिंदु A और B से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये कि अपन को क्या सिद्ध करना है, अपन को ये सिद्ध करना है कि AP और BP जो है वो बराबर है। तो चलो सिद्ध करते हैं। अब अपन ने जो आज कंसेप्ट पढ़े वो सारी बातें करते हैं किसकी, त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो बच्चों आप जैसे यहाँ पे देखोगे आपको दो त्रिभुज यहाँ पे दिख रहे होंगे, कौन कौन से, जरा यहाँ पे फिगर में देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ये वाला, एक सेकेंड फिर से, हाँ, आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा एक तो ये वाला जो कि अपने पास में क्या है, POA, ये वाला आपको एक त्रिभुज देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और साथ में आपको जो दूसरा त्रिभुज देखने को मिल रहा है वो अपने पास में कौन सा है, ये वाला POB, ये दो त्रिभुज आपको देखने को मिल रहे हैं। मेरा प्लान ये है कि अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को आपस में सिद्ध कर दूं कि भाई ये सर्वांग सम है, तो ऐसे में इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो वहां से अगर अपन ये सिद्ध कर दें कि AP और BP जो है वो आपस में बराबर है, तो अपना काम बन सकता है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे क्या, त्रिभुज POA और त्रिभुज POB में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ क्या, कि अपने पास में दिया हुआ है बच्चों कि AO और BO जो है वो बराबर है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे AO और BO बराबर है। इसका कारण क्या हो जाएगा, अपने पास में दिया है, ठीक बात है।
और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, AO जो है वो BO के बराबर है। अगली जानकारी अपने पास में क्या है, इस त्रिभुज का एंगल 1, POA का एंगल 1, POA का एंगल 1 और POB का एंगल 2, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, दोनों 90 डिग्री हैं और ये भी अपने पास में क्या है, दिया है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक बात है। अब आगे देखो, आगे अपने पास में क्या है, हमारे पास में तो यहाँ पे दो ही सिचुएशन है, दो ही कंडीशन है, और ऐसे ऐसे लगाने के लिए हमें दो भुजाएं आपस में बराबर चाहिए होती है और उनके बीच वाला कोण बराबर चाहिए होता है। हमें तो यहाँ पे सिर्फ एक एक भुजा दिख रही है और एक एक कोण दिख रहा है, भुजा एक और चाहिए होगी हमें आपस में बराबर। तो चलो देखते हैं, AP और BP है ना, इसको तो बराबर सिद्ध करना है, तो इसका इस्तेमाल तो किया नहीं जा सकता। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। अब बचा कौन सा भुजा, ये बीच वाली जो भुजा है ना अपने पास में OP, ये बची है। अब बच्चों एक चीज देखना कि ये जो PO जो भुजा है अपने पास में, ये त्रिभुज POA के अंदर भी है, और ये जो भुजा अपने पास में PO है, ये त्रिभुज POB के अंदर भी है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों में अपने पास में PO जो है कॉमन है। अब ये बताओ, इस त्रिभुज की PO हो चाहे इस त्रिभुज की PO तो PO ही रहेगी ना, और PO की लंबाई आपस में क्या है, बराबर ही है ना, अलग अलग थोड़ा ना, PO तो PO ही है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि भाई PO जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, PO के बराबर है। कारण इसका आप यहाँ पे क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ, ये कॉमन है दोनों में, ये चीज जो है अपन यहाँ पे कह देंगे, ठीक है, ठीक है, कॉमन है दोनों में, तो ये आपस में बराबर है। तो अपने पास में क्या हो गया, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों त्रिभुज में भुजा भुजा बराबर है, कोण कोण बराबर है, भुजा भुजा बराबर है, तो ऐसे ऐसे हो गया क्या अपने पास में, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे कहोगे क्या, अतः त्रिभुज POA जो है अपने पास में वो किसके सर्वांग संघ में अपने पास में, वो है त्रिभुज POB के, और किस नियम से हुआ, ये साइड एंगल साइड नियम से, ये बात जो है मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। अब ये तो अपन ने क्या करा है, त्रिभुज को बराबर सर्वांग सम सिद्ध करा है, ठीक है, लेकिन असल में अपन को क्या करना था, हमें तो ये सिद्ध करना था कि AP और BP जो है वो बराबर है, ठीक है, तो करते हैं। अब बच्चों जैसे अपन ने इनको सर्वांग सम सिद्ध करा है, तो इसके संगत भाग जो है बराबर होंगे। तो जरा देखना यहाँ से, PA और ये जो PB है ये आपस में बराबर होंगे क्या, PA वो बराबर होगा यहाँ से क्या, PB। इसका कारण क्या लिख देंगे अपन, CP/CT, ठीक बात है। और PA को आप AP नहीं लिख सकते क्या, बात तो बराबर ही है, और PB को अपन BP नहीं लिख सकते क्या, बात तो बराबर ही है। तो ये अपन को सिद्ध करना था, तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि भाई P जो है बिंदु A और B से समदूरस्थ है। ये लास्ट में आप लाइन भी लिख देंगे और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाएगा। इस तरह से करना है, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े चैप्टर अच्छा है, पर अपन टाइम देंगे और अपना हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी किसी भी का ज़रा डाउट तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।